हेलो स्टूडेंट्स, इट्स प्रैक्टिस टाइम। चैप्टर है सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी इसको इनको सॉल्व करना है। तो पहले वाले में है कि आर विल बी अ रिलेशन डिफाइंड एज, तो ये हमारे पास रिलेशन दिया गया है, दैट इज ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए एंड बी आर रियल नंबर्स। तो कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले जो हम क्या चेक करते होते हैं, रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इनमें से सबसे पहले चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिव, फिर करते हैं सिमेट्रिक, फिर करते हैं ट्रांजिटिव। अगर तीनों हो जाए तो हम कहते हैं वो इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है ए रिलेशन विद ए। ठीक है, ए रिलेशन विद ए, तो ये क्या बनेगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है, दोनों चीजें एक साथ तो कभी भी नहीं होती, है ना। तो ये ट्रू है, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं है और इक्वल्स टू वाला तो है ना पोर्शन, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, ए रिलेशन विद बी हमें दिया गया है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो बी रिलेशन विद, अगर मैं ए की बात करूं, इसका मतलब क्या हुआ, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहां पर अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं हो पाएगा। ये तभी पॉसिबल है ए की सिचुएशन में, जब ए और बी इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल्स टू साइन है। तो सिर्फ एक केस के लिए हम सबको जनरलाइज नहीं कर सकते, सारे केसेस में ट्रू होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये चीज पता चल गई। चलो, ए रिलेशन विद बी जो है, हमने देख लिया कि ए इज ग्रेटर देन बी, और हमने ये भी कहा कि बी रिलेशन विद सी भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब बी इज ग्रेटर देन सी। तो कहीं ए रिलेशन विद सी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो ऑब्वियस है, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए, है ना, इस तरह से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ए जो है सी से बड़ा होगा ही होगा, है ना। ए इज ग्रेटर देन सी, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो आपको ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है ना। एंड हियर वी हैव गॉट द सेकंड ऑप्शन। ओके, coming over to the second question. One, on the set of human beings, a relation R is defined as A and B have same brothers. चलो देखते हैं, है ना। पहले A रिलेशन विद A, है ना। A and A are having same, have the same brother, quite possible, है ना। अगर A and B are having the same brothers, then B and A also are having the same brothers, है ना। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से सोच सकते हो कि जैसे अमन है और दूसरे का नाम है लाइक बंटी। अमन एंड बंटी आर हैविंग सेम ब्रदर, लाइक उस ब्रदर का नाम है मनीष। तो बंटी और अमन का भी वही तो सेम ब्रदर रहेगा, डेट इज मनीष ओनली। ठीक है, तो ये अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, दैट मीन्स रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ए रिलेशन विद बी हमने कहा कि बी, ये दे आर हैविंग सेम ब्रदर्स, ये हम ट्रू मान के चल रहे हैं। और बी रिलेशन विद सी हमने कहा कि दे आर ऑल्सो हैविंग सेम ब्रदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए रिलेशन विद सी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनका भी तो सेम ही ब्रदर होगा ना। ए बी सी आर हैविंग सेम ब्रदर, इसका मतलब ये हुआ। तो इसमें आपका तीनों चीजें सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स रिलेशन इज इक्विवेलेंस। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a class of 35 students, 17 have taken mathematics, 10 have taken mathematics but not economics. तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो इसका अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हल्की सी वेन डायग्राम बनाओ तो सबसे इजी रहता है, ऐसे भी, है ना। तो यहाँ पर ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन हो गया, ये इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन हो गया। अब इन्होंने कहा कि भी इफ ईच स्टूडेंट हैज टेकन आइदर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और बोथ, इसके अलावा कोई और नहीं है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि उसने कहा कि 10 हैज टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स यहाँ पर जो 7, सॉरी, यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 और 17 टोटल मैथमेटिक्स वाले हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा 7, तो 10 प्लस 7 17 बन जाता है। अब ओवरऑल स्टूडेंट कितना है हमारे पास, डेट इज 35। तो 35 है, तो 17 प्लस 18 इज 35, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 18। तो इन्होंने पूछा हुआ है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, है ना। तो ये वाला पोर्शन हुआ हमारे पास, दैट इज 18, है ना, ओनली इकोनॉमिक्स वाला। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, इज अ सबसेट ऑफ।
तो आप इसमें देखो कोई भी दो तीन एग्जांपल लेके देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पर n की जगह 2 लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 टू द 4, है ना, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि 6 पे हो रहा है, और यहाँ पर मेरे पास मिनिमम 6 ही है, इससे नीचे तो है ही नहीं कोई, है ना, मिनिमम 6 है। तो इसके ऊपर होगा भी, पर इस सिचुएशन में तो 6 से नीचे जा ही नहीं रहा कुछ, है ना। तो क्वाइट ऑब्वियसली, तो दैट इज अ सबसेट ऑफ 6 के, 6 का मल्टीपल होना जरूरी है। ओके, यू कैन टेक अदर एग्जांपल्स एज वेल। अच्छा, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 2 4 6, सी इज इक्वल टू एस। अच्छा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 तो है ही है ना, प्लस एक और 6 भी आ जाएगा। इंटरसेक्शन विद सी, 3 4 6, तो 3 4 6 तो है ही है इन तीनों में, मतलब इसका आंसर 3 4 6 ही है, मतलब दैट इज सेट सी ओनली। Let A be the set of all the students in a school. A relation R is defined on A as A and B are having same teacher. चलो टीचर का नाम है और टीचर का कोई नाम रख लेते हैं, ठीक है। टीचर का नाम है मिस्टर अनूप बादल। तो A एंड A आर हैविंग सेम टीचर, जिसका नाम है अनूप बादल, ठीक है। अच्छा, A हमने बताया गया है A और B के सेम टीचर जिनका नाम है अनूप बादल, तो B रिलेशन विद A की बात करें तो इनके दोनों का टीचर और इनके दोनों का टीचर कोई फर्क थोड़ी आने वाला है, वो भी तो अनूप बादल ही होगा, ठीक है। इसी तरह से हम मान के चले कि भी ए रिलेशन विद बी जो है, उनका जो कॉमन टीचर है दैट इज अनूप बादल, और बी रिलेशन विद सी भी उनका कॉमन टीचर अनूप बादल है। तो ऑब्वियसली ए रिलेशन विद सी की बात करूं तो इनका भी टीचर क्या होगा, अनूप बादल। तो इन ईच केस ये हमारा रिफ्लेक्सिव बता रहा है, ये हमारा इक्वल सॉरी सिमेट्रिक बता रहा है, और ये हमारा ट्रांजिटिव बता रहा है। तो ओवरऑल हमारा रिलेशन जो है डेट कम्स आउट टू बी इक्विवेलेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if P is the set of parallelograms and T is the set of trapezium, then P intersection T is। अब आपको मालूम है कि भी ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल को ट्रेपेजियम कहा जाता है। ये वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स मैंने बना दी, ये पैरेलल है, ठीक है। हमने हमेशा ट्रेपेजियम की ऐसे फोटो देखेंगे, ठीक है। पर ट्रेपेजियम में कभी ये नहीं कहा गया, दूसरे पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स की बात कभी नहीं कही गई। अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है वो ट्रेपेजियम है, ये पक्का है, ठीक है। दूसरी अगर पैरेलल हो जाए तब भी वो ट्रेपेजियम है। पर ये इस ट्रेपेजियम को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। मतलब जो पैरेललोग्राम्स हैं, अगर मैं उसको सेट पी की तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ट्रेपेजियम जो होगा इट इज लाइक अ सुपर सेट ऑफ पैरेललोग्राम सेट, ठीक है। या फिर आप कह लो पैरेललोग्राम इज अ सबसेट ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने पूछे पी इंटरसेक्शन टी क्या होगा, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, सेट पी ओनली। ओके, okay, coming over to the next one, A and B are two non-empty sets and A is a proper subset of B। A is a proper subset of B का मतलब क्या होता है, यहाँ पर A है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि A और B सेम नहीं है। अगर A में मेरे पास यहाँ पर इन्होंने दिया भी हो, एलिमेंट्स दिए हुए 1 2 3 4 5 है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का मतलब है ये तो सारे एलिमेंट्स होंगे ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी होगा, इसके अलावा कुछ और भी होगा, है ना। तो फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए डेल्टा बी। अब मिनिमम के लिए मैं कम से कम भी एक एलिमेंट अगर ऐड करता हूं तो ये प्रॉपर सबसेट तो बन ही जाएगा। अब यहां पर ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, ए डेल्टा बी मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। दूसरा एक इसका और इक्विवेलेंट होता है ए यूनियन बी, उसमें से हम माइनस कर दे ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, यहां पर ए यूनियन बी आप देखोगे क्या है, दैट इज बी ओनली, पूरा का पूरा। और ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, दैट इज ए, है ना। तो हमें सिर्फ बी माइनस ए फाइंड करना है। बी में से ए के एलिमेंट्स निकाल दो तो क्या बचता है, 6 बचता है, एक ही एलिमेंट बचता है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन ए डेल्टा बी इज 1। ओके, होपफुली आपको ये कंसेप्शन लगा होगा।
next question is number of elements in A is 4, number of elements in B is 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी इंटू सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ये इंटू बी इंटू सी मत बोलना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है दैट इज इक्वल टू 240। ठीक है, अब आपको मालूम है कि भी इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। ठीक है, आप उससे इजीली निकाल सकते हो। मतलब अगर 240 को मैं 12 से, यहाँ पर 240 नहीं है, ये बेसिकली 24 था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, ये 240 नहीं है, इट इज 24। वैसे इससे कुछ, अब ठीक है 24 है। तो आपको क्या करना है, 24 को 12 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर क्या आता है, डेट इज 2। इजी। In a class, 70 students wrote two tests, viz. test 1 and test 2. 50% of the students failed in test 1, 40% of the students failed in test 2. How many students passed in both the tests? जब पास की बात कर रहे हैं तो हम पास की बात करते हैं ना, हम फेल की बात ही नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास ये जो पहला सेट है, सेट ए है ना, इसमें 50% स्टूडेंट फेल्ड है, मतलब पास 50% है, और सेट बी में 40% स्टूडेंट फेल्ड है, मतलब 60% पास है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ दिस सब्जेक्ट्स अगर मैं एक्स लेकर चलता हूँ, है ना, पहले वाले में कितने, ए सेट में कितने पास हैं, 50%। ये सारा परसेंटेज की अभी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 50 माइनस एक्स। ठीक है, और बी में कितने पास है, डेट इज 60%, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 60 माइनस एक्स। अब तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, डेट कम्स आउट टू बी 100%, मतलब 50 माइनस एक्स प्लस 60 माइनस एक्स डेट इज इक्वल टू 100%। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आती है, डेट इज इक्वल टू 10। तो 10% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, ये बता रहा है यहाँ पर। अब 10% किसका, 70 का 10%, 70 का 10% क्या होगा, डेट विल बी 7। तो आंसर क्या आएगा, 7 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। क्लियर है। तो कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और a आपको दिया गया है, सेट a दिया गया, दैट इज a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 28, और b दिया गया है a इज ग्रेटर देन, यहाँ पर लिख देता हूँ b। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b कितने होंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 28 दिया गया है। तो ठीक है, मैं अगर यहाँ पर ए स्क्वायर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, डेट इज 28 माइनस 3b स्क्वायर। तो सबसे इजीएस्ट वे क्या होगा, यहाँ पर आप लिखो ए लिखिए, है ना, और यहाँ पर आप लिख लो बी। अब पहले, सबसे पहले मैं बी की वैल्यू 0 प्लग इन करता हूँ। 0 प्लग इन किया तो ए की वैल्यू स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 28 आएगी, विच इज नॉट एन इंटीजर, वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बी की वैल्यू मैंने प्लग इन की 1, अब 1 करो, यहाँ -1 करो, प्लस -1 लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा 28 माइनस 3 डेट इज 25। तो ए स्क्वायर 25 आ गया, तो इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, डेट इज +-5। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं +-2 डालता हूँ, तो मेरे पास 2 टू ज़ा 4, 3 ज़ा 12, और 12 माइनस किया तो मेरे पास 16 आ गया, +-4 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। इसी तरह से अगर मैंने +-3 लगाया, ठीक है, तो ये 27 और 28 माइनस 27 इज 1, तो +-1 आएगा। ठीक है, अब मैं इसमें अगर 4 प्लग इन करूंगा, तो 4 प्लग इन से मेरे पास, है ना, 28, 4 4 16, 3 48, तो ये नेगेटिव ऑफ 20 आ जाएगा। ठीक है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। चलो, ये मेरे पास वैल्यूज आई हैं सिचुएशंस में, इसमें से कौन कौन से एक्सेप्टेबल और कौन से एक्सेप्टेबल नहीं है। ए शुड बी ग्रेटर देन बी, मतलब पहले वाला जो है दूसरे से बड़ा होना चाहिए, ये ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल। 5 इज ग्रेटर देन -1 भी ठीक है, -5 इज ग्रेटर देन 1 नहीं, -5 इज ग्रेटर देन -1 नहीं, 4 is greater than 2, 4 is greater than -2, -4 is greater than 2 ना, -4 is greater than -2 नहीं, 1 is greater than 3 नहीं, 1 is greater than -3 ठीक है, -1 is greater than 3 गलत,
माइनस इज 1 इज ग्रेटर देन -3, करेक्ट। तो मेरे पास कितने बन रहे हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है इसका आंसर, राइट। तो इस केस में मेरे पास आंसर क्या है? दैट इज 6। ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन बैंक। तो ये यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया? दैट इज 6। ओके, कमिंग आउट द 12th question. Let L be the set of all straight lines in the Euclid plane. Two lines L1 and L2 are said to be related by the relation L1 is parallel to L2. Then the relation is not. इनमें से क्या नहीं है? तो अगर मैं L1 रिलेशन विद L1 करूं पहले, तो क्या लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है? अगर कोई दो कोइंसाइडिंग लाइंस होती हैं वो खुद के पैरेलल मानी जाती है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 होता है। ठीक है, तो मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। L1 रिलेशन विद L2, मतलब अगर L1 ये हमें दिया गया है कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो क्या हम लिख सकते हैं कि भी L2 इज पैरेलल टू L1? हाँ, ये भी लिख सकते हैं। अगर L1 L2 के बराबर है, पैरेलल है सॉरी, तो L2 L1 के भी पैरेलल होगा। इसका मतलब है L2 रिलेशन विद L1 सेटिस्फाई। तो हमारा जो रिलेशन है दैट इज सिमेट्रिक एज वेल। चलो तीसरा, L1 इज पैरेलल टू L2 हमें मालूम है, L2 इज पैरेलल टू L3 ये भी हमें मालूम है। क्या इसका मतलब ये हम कंक्लूड कर सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L3? यस डेफिनेटली, है ना। तो लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि भी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब रिलेशन इज नॉट लिखा हुआ है, तो इनमें से तो पहले तीन में से तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। हाँ, ये दिस रिलेशन इज डेफिनेटली कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन।